तो बोल चलना। मोदी सरकार की गारंटी प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स इंश्योरिंग नेशन प्रोग्रेस 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड इशूड टू फार्मर्स। सॉइल हेल्थ कार्ड, बेटर इन्फॉर्मेशन, जस्ट यूज ऑफ द यूरिया, डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट और बाकी सब, ताकि जो सॉइल इरोजन कम हो, लीचिंग कम हो। और सॉइल सब्सिडी, और यूरिया में इतना जब खर्चा होता है, वेस्टेज ऑफ यूरिया होता है, वो कम हो जाए। इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। साइंटिफिक वैल्यू है 15 माइक्रो 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 न्यूट्रिएंट्स का एक असेसमेंट होता है, उसके हिसाब से हेल्थ कार्ड दिया जाता है। और रिकमेंड किया जाता है फार्मर्स को कि आप कितने आप यूज कर सकते हो यूरिया। तो सॉइल हेल्थ कार्ड इंपॉर्टेंट टूल, ई सॉइल गवर्न। हेल्थ कार्ड में हम्म 12 पैरामीटर्स हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स सेकंड कैटेगरी, उसमें लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज। थर्ड कैटेगरी फिजिकल पैरामीटर्स में लाइक सॉइल का पीएच क्या है। तो ये सब हमें बताता है सॉइल हेल्थ कार्ड। और एक क्वेश्चन अभी उठता है, ठीक है 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो अब हमारे पास कोई ऐसी स्टडी है जो बता रही है कि सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करने के बाद क्या इम्पैक्ट्स हुए, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या निकल के आए, तो वो हम देख सकते हैं। हम्म पापा, डिटेक्ट सोलर विंड इम्पैक्ट कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन सोलर फ्लेयर का हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी वाले में। कोरोनल मास इजेक्शन इज इजेक्शन ऑफ द प्लाज्मा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत हाई डेंसिटी होता है, इट इज। और हर 12 साल 11 साल में होता है। इट ऑब्स्ट्रक्ट द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, और उसी कारण अरोरा फॉर्मेशन होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल में भी, बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो द it excites the electrons of the presence of the gases, nitrogen, oxygen, etc., creating several colors. It also impacts the communication system, satellite present in the LEO, GEO, etc. तो कोरोनल मास इजेक्शन, आदित्य L1 मिशन, L1 कहाँ पे होते हैं? सन और अर्थ के बीच में L1 है। L2 कहाँ पर है? L2 है सन अर्थ के बाद, मतलब अर्थ इज बिटवीन द सन एंड L2। L1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, कोई डायरेक्शन L1 में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली हमेशा देख सकते हो, इसलिए बेटर व्यू पॉइंट मिलता है, व्यूइंग एंगल लेता है सन के लिए। L2 में डार्क स्पेस देखने के लिए होता है, पीछे से सन का कोई रे नहीं आएगा वहां पर, इसलिए हबल जो टेलीस्कोप है वहां पर L2 में। तो L1 बात के लिए। और हाँ। कोरोनल मास इजेक्शंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो जो आपने बोला कि प्लाज्मा जो इजेक्ट होता है, और सेकंड मैग्नेटिक फील्ड भी इजेक्ट होती है। सो कोरोनल मास इजेक्शंस जो है कौन सी लाइट में विजिबल है? वाइट लाइट में ही विजिबल होते हैं। और अगेन इनको मेजर करने के लिए कोरोना ग्राफ्स हम यूज करते हैं। तो पापा जो है एनर्जी मास एनालाइजर है, इट विल डिटेक्ट द सोलर विंड इलेक्ट्रॉन प्रोब। तो उसमें जो चार्जेस चेंज होंगे उसके हिसाब से पता लग सकता है कितने सोलर विंड का पार्टिकल्स है, सोलर विंड पार्टिकल्स। तो पापा। एंड जो इजेक्शंस हमने देखा ये प्राइमरीली ओरिजिनेट होते हैं फोटोस्फेयर में से, जो कि ब्राइटेस्ट रीजन होता है सन के सरफेस पे। यस। सन का सरफेस को फोटोस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर को कोरोना बोलते हैं ना। हम्म हाँ, तो ओरिजिनेट ठीक है। इन्वेस्टमेंट पैक। अब WTO जो कंसेशन की बात करते हैं, तो इंडिया इज क्रिटिसाइजिंग द बिग कंट्री लाइक चाइना एंड यूएस, कि यूएस को क्रिटिसाइज क्योंकि डिस्प्यूट रिजॉल्व सेटलमेंट मैकेनिज्म में प्रॉब्लम, बाधा है यूएस। टाइमली एलोकेशन नहीं होता, टाइमली क्रिएशन ऑफ बेंच नहीं किया जाता है, वहां पर मेंबर्स नहीं आते। और चाइना क्यों कह रहा है कि चाइना इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट, IFD, प्लूरिलैटरल पैक्ट सपोर्टेड बाय 120 कंट्रीज। तो इंडिया बोलता है कि अगर एक एक कंट्री, हर एक कंट्री अपने हिसाब से पैक्ट बनाएगा, इट विल वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ द WTO, कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए, मोस्ट फेवर नेशन जो होता है स्टेटस सबको मिलना चाहिए। तो they are opposed by India, US, Brazil, South Africa, etc. It could undermine the autonomous domestic policy space for foreign FDI। तो जो कंसेंसस बिल्डिंग डिसीजन मेकिंग है, सबको लेके चलने का अकोमोडेशन, सबको लेके चलना है, मल्टीलैटरल बॉडी WTO, वो हार्म हो जाएगा। तो इंडिया हमेशा बात करता है, यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया हमेशा बात कर रहा है सबके लिए। चाइना बात कर रहा है अपने लिए, 120 कंट्री साथ लेके गया, अलग से मनाते हैं। तो
तो यहाँ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट ये भी लाइक फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं क्या? फाइनेंस, एफडीआई में ईज आपस में कैसे एफडीआई कम कुछ परसेंटेज कम होगा, कुछ होगा इसी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रीटीज। तो इंडिया बोल रहा है कि वो डब्ल्यूटीओ के अंदर होना चाहिए। हर एक, अगर आपको करना ही है ट्रीटी तो सबको कंसेंसस बिल्डिंग के हिसाब से चलना चाहिए, अकेले अकेले सबको ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए, तो हाँ, देयर बी ग्रुपिंग। कलेक्टिव। हाँ, और उसके कारण फिर बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है हर एक चीज में। Pilgrimage, commerce and sustainability. Example, अयोध्या कैन बी यूज इन जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन। अयोध्या को कैसे बनाया जा रहा है सस्टेनेबल सिटी, क्यों? पहली बात है कम्युनिटी एंगेजमेंट किया है फॉर द सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन होम स्टे, रिसाइकलिंग फ्लावर्स, ऑफरिंग, सब चीज में कम्युनिटी बेस्ड। वहां जाते हैं उनको एक तरह से बोला जाता है कि आप जब फेंकते हैं वापस वो डस्टबिन में फेंकिए, या फिर आप वहां पर दान दे दी ताकि जो फ्लावर्स आप चढ़ाते होंगे उसको वापस से यूज होकर अगरबत्ती बन सकता है। दूसरा कि रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है इट विल बी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल वुड, बैम्बू, सिंगल यूज प्लास्टिक को रिमूव कर सकते हैं। आईटीसी का एक दो पढ़ेंगे एग्जाम्पल, प्राइवेट सेक्टर की बात कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, मल्टी वेस्ट और सिस्टम, एंजाइम बेस्ड डीलैमिनेशन एंड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। ये कीवर्ड एंजाइम बेस्ड मतलब कि एंजाइम यूज कर सकता है फॉर द बायो रेमेडिएशन ऑफ द प्लास्टिक और पैकेजिंग पर्पसेस के लिए, दैट विल बी मोर सस्टेनेबल। फिर वेस्ट रिसाइकलिंग की बात हुआ, पेवमेंट, सिटिंग पार्क्स, बिन्स, उसके बाद फिर स्मार्ट सिटी का बात हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रैफिक सिस्टम डेवलपमेंट सब में। अब आईटीसी का वेल वेल बीइंग आउट ऑफ वेस्ट, इट इज टू जनरेट द अवेयरनेस रिगार्डिंग रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पर इंकॉर्पोरेट किया है। जब ये पूरा बात करते हैं तभी जाके जो मिशन लाइफ है इंडिया का, कि मिशन लाइफ मतलब कि कैसे अपनी जिंदगी में ढाले क्लाइमेट मिटिगेशन को, हर एक इंसान कैसे उस पर काम करे, मिशन लाइफ हो गया। बिहेवियर एस्पेक्ट पे बात होता है, टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी से यूज करो फेंको, यूज करो फेंको, हर जगह से बन सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो यूज एंड डिस्पोज कीवर्ड टू सर्कुलर इकोनॉमी, 3R इकोनॉमी, मतलब कि प्लास्टिक को यूज करें वापस से इसको पीईटी, वापस से आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, कुछ और मटेरियल बना सकते हैं, रीयूज, तभी जाके ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जो अयोध्या है इट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ सस्टेनेबल सिटी ऑफ द फ्यूचर। बोलो मानसी। यहाँ पे प्रसाद स्कीम के बारे में बोल रही थी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स यही है प्रिजर्व करना जो नेचुरल और कल्चरल एनवायरनमेंट है अराउंड दीज पिलग्रिमेज साइट्स। सो प्रमोट करना पिलग्रिमेज टूरिज्म को वो तो है ही, एंड सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज, तो लोकल इकोनॉमी को कैसे और बूस्ट किया जा सकता है थ्रू दीज। और एक वन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरियाज फॉर द प्रसाद साइट्स है मिनिमम 5 लाख विजिटर्स एनुअली होना चाहिए, और कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय रोड, रेल और एयर। ओके, ठीक। हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सपैंड स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो प्रेग्नेंट वुमेन से नेशनल हेल्थ मिशन EPMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, फ्री ऑफ कॉस्ट अश्योरेंस, फिक्स डे एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल क्या होता है? प्रीनेटल, एंटीनेटल, एंटीनेटल, जेस्टेशनल पीरियड के टाइम पीरियड होते हैं ये, जब बच्चा हाँ ठीक है। डोमन में होता है। पीरियड EPM से पोर्टल भी इंक्रीज किया ताकि एक तरह से लोग जुड़ सके और दिक्कत नहीं होने पे। तो उसमें से SMS अलर्ट मिल सकता है, आशा वर्कर को मिल सकता है कि आप जाके चेकअप करिए, मिलिए, प्रोफाइल जनरेशन किया जा सकता है। तो EPMSMA पोर्टल। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को इंडियन पोस्ट ऑफिस जो बैंक होते हैं उनके साथ जोड़ा गया है ताकि जो फाइनेंस से जो वित्तीय हेल्प की जाती है सरकार के द्वारा वो डायरेक्टली उन्हें मिल सके आधार से कनेक्टिविटी के द्वारा, और उन्हें सोल्व करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। हाँ, करप्शन कम करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ने के लिए ज्यादा। अब इंडिया का बात है कि इंडिया टू अपोज नॉन ट्रेड इश्यू एट WTO। अब WTO में क्या हो रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इंडिया ऑलवेज टॉक अबाउट कि ट्रेड में बात करिए, बाकी चीजें बात मत करिए, क्योंकि इसका मैंडेट नहीं दिया गया WTO का। फॉर एग्जांपल अब जो यूरोपियन कंट्रीज है दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर कार्बन टैक्स,
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो CBAM दे आर टॉकिंग अबाउट, तो ये हार्मफुल है फॉर रिगार्डिंग द डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज। बोलते हैं कि उनका लॉ, लेबर लॉ सही नहीं है, उनका इन्वायरमेंटल लॉ सही नहीं है, तो एक टैक्स लगाना जरूरी है। तो एक तरह से दे आर टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल फोर्स्ड ऑन द डेवलपिंग एंड अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, which will impact the trade status between the two countries। तो इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल क्या हो गया, नॉन ट्रेड इशू हो गया। वैसे ही लेबर, जेंडर, बाकी सभी नॉन ट्रेड इशू है। तो डेवलप कंट्रीज आर पुशिंग टू स्टार्ट टॉक्स ऑन न्यू इशूज। ये सब बात करें, क्यों चाहते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि उनका स्टैंडर्ड ज्यादा है, उनका नॉर्मेटिव पावर है, उनके हिसाब से डिफाइन होता है हर एक चीज, कि कौन डेमोक्रेसी है, कौन डेमोक्रेसी नहीं है, कौन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, कौन नहीं है, यूडीएम रिपोर्ट है, वीडीएम रिपोर्ट, सब चीज। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि डेवलपिंग और नॉन डेवलप, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, दे आर टेकिंग टाइम टू बिकम अ डेमोक्रेटिक नेशन। ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंटेशन तो होता है उनके अनुसार होता है, उनका टाइम स्पेस चाहिए, उनको भी चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन वो क्रेटर नहीं करते बात। इसलिए इंडिया बोलता है कि आप बस ट्रेड में बात करें, बाकी चीजें बात मत करें। गाइडिंग प्रिंसिपल वही होना चाहिए, टू कंटिन्यू हेल्प अस फ्री ट्रेड अक्रॉस, फ्री एंड फ्री फेयर ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, यही गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए बस। बाकी के लिए G20 है, बाकी के लिए UNSC है, UNGA है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है पूरा, यही बात हो। तो जब WTO बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज आर पुशिंग नॉन ट्रेड इशू ऑल्सो इन द नेगोशिएशन, सो दैट दे कैन गेट अ बेटर अपर हैंड रिगार्डिंग द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। कोई भी अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट भेजा जाएगा तो बोलेंगे कि आपके यहाँ तो लेबर लॉ नहीं था, इसलिए हमें यूज करना पड़ा फाइटोसैनिटरी मेजर्स, तो जीत सकते हैं। इसलिए इंडिया बोलते हैं कि इसे पढ़ना ही नहीं है। तो बट एक एस्पेक्ट इसका ये भी हो सकता है, जैसे हम डिस्टिंक्ट करते हैं बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो इन सबको नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंडर कंसिडर किया जा सकता है। अब नॉन टैरिफ बैरियर तो ये तो मैनिपुलेशन हो गया ना सिस्टम को, उनका। हाँ, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। आपके यहाँ तो जेंडर जो है आपका रैंकिंग 155 है, इसका मतलब आपके पास टैक्स लगना चाहिए एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी फॉर 1%, ताकि आप हम्म। सेंटर पॉलिसी करें। तो ये चीज भाई नहीं हो सकता ना ट्रेड में। तो ये इसी इसी पर ही फोकस करे कि ऑल दे शुड टॉक अबाउट ओनली ट्रेड, नॉट अदर थिंग्स। अब ट्राई का बात कर लिए, क्या होना चाहिए, KYC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कॉलर ID सजेस्ट होना चाहिए, उनकी पता चलता नहीं, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन होता है, वो फ्रॉड होता है। व्हाट्सएप में कॉल आएगा रात में, क्लिक किए, खुला, तो उसमें कुछ इमेजेस दिखाया जाएगा, फिर वो थ्रेट किया जाएगा, आपको दिखा देंगे बाकी सबको, लीक कर और देंगे। एशिया में साथ साथ उसे जो अभी बात हुई ना नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर, नहीं आती है चीजें उसके अंदर। नॉन टैरिफ की बात करते हैं, सिर्फ चार चीजें आती हैं: इम्पोर्ट का डिपॉजिट, कोटा, एम्बार्गो, लाइसेंस। तो एनवायरमेंट की जो आपने बात बोली सही है, भाई आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात यूएनएससी में करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? वही बात। लेकिन कैटेगराइज किया जा सकता है ना, ऑफिशियली तो नहीं है प्रवेश, बट बात वही है ना हाँ मतलब कि आप मिसयूज कर रहे हो। ऐसा कर मतलब सकते आप देख हैं, लो। अगर वेस्टर्न पावर चाहे तो वो भी कर सकते हैं नॉन टैरिफ बैरियर में, अभी नहीं, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वन, ट्राई बोल रहे कि आप KYC से रजिस्टर करिए और एक तरह से दिखाना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया कि प्राइवेसी पर इशू उठ सकता है, प्राइवेसी ट्रेड ऑफ है, कोई होता है एनोनिमस कॉल करे तो पता लग सकता है, इसलिए। अब टू टैकल द इशू ऑफ द सब्सिडी कल्चर इन यूरिया में कम करना है सब्सिडी, बहुत ज्यादा सब्सिडी यूज होता है। तो इसमें अलग अलग पोटैश, MOP, DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, यूरिया एक्सेट्रा, सो कैसे कम करें, क्योंकि उसको बढ़ने से सॉइल इरोजन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी कम होता है, लॉन्ग टर्म में इट इज नॉट हेल्दी फॉर द एनवायरमेंट, एंड ऑल्सो द renovation of for the farmers on the specific land decreases year by year। तो इसमें बोला है कि आप जो शुगर मिल में बैगेजेस यूज करते हो, शुगर केन यूज करते हो, उससे जो फिर जूस निकला उसको आप शुगर बनाना है, तो अब बाकी जो बचता है प्रोडक्ट, इसको आप बना सकते हो पोटाश, MOP। अब फिर इसको यूज कर सकते हो फर्टिलाइजर में, उससे क्या होगा, 50,000 ऑफ पोटाश आयस आर जनरेटेड फ्रॉम इथेनॉल डिस्टलरी। नहीं 50,000 नहीं, 5 लाख टन, 5 लाख टन ऑफ पोटाश एस इज जनरेटेड। अब उसको यूज करेंगे तो बच जाएगा पैसा, कितने हजार करोड़ बच सकते हैं, यही बात है। तो ओवरऑल यही है कि पोटैश ऐश ऑल्टरनेटिव होना चाहिए अगर कम करना है तो पोटैश मेड फ्रॉम द मोलासिस, शुगर मिल शुड बी गिवन इंसेंटिव।
और यहाँ पे अगर हम देखते हैं बजट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो सब्सिडी एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो रहा है। स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर सब्सिडी का कितना एक्सपेंडिचर है, तो इट इज क्लोज टू यू कैन से 1,89,000 करोड़ रुपीज। इस फिस्कल के लिए इतना अमाउंट ओनली फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी इतना है, तो ये 1. ऑल्दो डिक्लाइन है। ठीक है। लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट कीवर्ड पहला है कि फैशन सस्टेनेबिलिटी। फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट है, कपड़ा यूज किए फिर आप चेंज कर दिए, तो फैशन सस्टेनेबिलिटी, एक ही कपड़े को आप पहन सकते हो बार बार। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, उसके अंदर में आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर फाइबर्स, यार्न, फैब्रिक्स, एपरल, होम टेक्सटाइल, हैंडलूम, टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल होता है कि आप टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट करने के लिए, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स शू एग्जाम्पल हो जाता है उसका, या स्विमिंग करते हैं उसमें स्विम सूट होता है, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए बॉडी के अंदर में और अच्छे से आप स्विमिंग कर सकते हो कम समय में। तो हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, इससे फोकस करते हैं। तो इंडिया में पीएम मित्रा स्कीम है, टेक्सटाइल पार्क्स का बात होता है, टेक्सटाइल हेवी लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री है, कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश, सब्सिडी कल्चर इसमें भी है, इलेक्ट्रिसिटी से इशू इसमें होता है, मशीन से इशू होता है। फिर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री उसमें दे आर फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम द नाइलॉन। राउंड जो होता है इट इज रॉ, दिस इज बोथ नेचुरल वर्सेस एंड नेचुरल एंड कम सिंथेटिक। सिंथेटिक। बाकी जो होता है नाइलॉन से लेकर के ईस्टर हो गया, बाकी जो भी आते हैं वो सब पीईटी, सब सिंथेटिक है। तो उनका जो इंडिया में टेक्सटाइल है, जैसे सेरिकल्चर से जो होता है, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वुल हो गया, दे आर फोकसिंग, तो दे आर प्रेजेंट गिवन चैलेंजिंग, वहां से मिलता है एक तरह से कॉम्पिटिशन, एक तरह से सिंथेटिक फाइबर से मिलता है उनको, सस्ते होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, कंसोर्टियम ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करते हैं, कंसोर्टियम ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर दिव्या बोलती है 5 विजन, फार्म टू फाइबर, फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मेक इन इंडिया का बात होता है। ठीक है। 9 years ऑन जन धन। जन धन इंपॉर्टेंट डेटा, 51 करोड़ पीपल हैव बिन एडेड इन जन धन अकाउंट। जन धन से रिलेटेड पीटी में भी आया था, तो उससे उसके बाद कर लेंगे। दूसरा, अक्यूमुलेटेड अकाउंट डिपॉजिट कितने होंगे, 2,20,000 करोड़ इन 51 करोड़ अकाउंट। डायरेक्ट प्रवेश लिख दे, और बढ़ते जा रहा है, स्टेडली ग्रोथ है उसमें, स्टेडली। अगर क्या देखा, बोलो, 2,20,000? 2,20,000 करोड़ हैव बीन accumulated in 51 करोड़ अकाउंट created in the जनधन, और the जनधन अकाउंट creation has been increasing steadily in last 5 years। steadily है, मानसी जो steadily बोलते हैं ना, ऐसे। हाँ अब हाँ, स्टेडली है। JDY से बात करते हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विस के लिए बात किया गया था, 2014 में आया था। जीरो बैंक अकाउंट में आप खोल सकते हैं, सबके लिए होना एक्सेसिबल होना चाहिए, फ्री रुपए डेबिट कार्ड मिलना चाहिए, 10,000 ओवरड्राफ्ट लिमिट होता है उसमें, 2 लाख रुपीज इंश्योरेंस कवरेज होता है, पीटी में आता है ये वाला। फिर लो कॉस्ट, और दूसरा 3 to 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप जो पैसा जमा कर सब उसमें रखते हो, तो एक तरह से। अब नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरफ फंक्शन करता है, तो सेविंग्स रेट भी इंडिया में कहीं ना कहीं इसकी वजह से पॉजिटिवली इंक्रीज हो सकता है। और लार्ज पूल ऑफ लो कॉस्ट फंड हेल्प करते हैं कि आप एनपीए टैकल कर सकते हो, सब कोई फंड धीरे थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो एनपीए टैकल हो सकता है, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का। दूसरा कि जन धन आधार जो जैम ट्रिनिटी है, इसको यूज कर सकते हैं डीबीटी के थ्रू। जन धन अकाउंट आधार से आपका आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल नंबर से गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके थ्रू जो बेनिफिट हुआ, आपने बोला जो जैम ट्रिनिटी है, गवर्नमेंट इज बीन एबल टू सेव ₹90,000 करोड़, बिकॉज जो लीकेजेस या करप्शन होती थी इन स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, इतना अमाउंट गवर्नमेंट सेव कर पाई है थ्रू जैम। तो लिख सकते हैं नंबर 90,000 करोड़। ठीक, वही अयोध्या का बात की, अयोध्या को बोल सकते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म सिटी इन इंडिया, ऐसे करके। जैसे मदुरई का बात किए थे कि 100% स्मार्ट सिटी है ओनली इन इंडिया, वैसे अयोध्या हो गया। वैसे ही वाराणसी,
प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ 13,000 करोड़। समय बात होता है कि प्लांट मिल्क सब चीज बना सकते हैं, तो स्पेसिफिक है। सब्सिडी ये बात करते हो रिफिलिंग, तो एलपीजी से रिलेटेड सब्सिडी की बात करते हैं, तो पीएम उज्ज्वला, उसका मैंडेट था कि जो भी वुमेन दे आर यूजिंग कोल, फायरवुड फॉर द स्टोव, उससे क्या होता है, उनका हेल्थ पर इशू होता है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेज जनरेशन होता है, कम करने के लिए उज्ज्वला किया गया, एलपीजी दिया गया एज सब्सिडी फ्री। प्रॉब्लम क्या हुआ कि सेकंड एलपीजी बनाने में प्रॉब्लम होता है, पहले तो मिल गया लेकिन सेकंड पैसा नहीं है, तो उसने बोला जाता है कैश बैक रिफिलिंग सिस्टम सब्सिडी में होना चाहिए। दूसरा कैश रिस्ट्रेंट है, क्योंकि पीएम यूए मोस्टली क्रेडिट रिस्ट्रेंट है, पैसा नहीं उनके पास कि सेकंड एलपीजी कैसे भरा है, क्योंकि मोस्टली दे आर ऑफ डेली वेज और वीकली बेस, वो वेज अर्नर है, गरीब है। तो पहल लॉन्च किया गया था स्कीम, उसमें बोला गया था कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा ताकि सब्सिडाइज गैस सिलेंडर है, ब्लैक मार्केटिंग उसका नहीं हो और डायरेक्टली इनको मिले रिफिलिंग सब्सिडी। सोल्यूशन इसका दो बताया गया। पहला है कि आप सब्सिडी दीजिए, इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर मिल ही रहा है, इसको आप फिनटेक यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल रुपी, ई रुपी, इससे आप वाउचर दे सकते हैं और वो वाउचर अवेल सिर्फ और सिर्फ उसी कस्टमर को होगा, वो जाकर के ऑनलाइन जो गैस कनेक्शन कंपनी है उन पर जाकर के वो एक तरह से रिडीम कर सकते हैं और उनको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि स्पेसिफिक आदमी है, ई रुपी है, वाउचर भी है, तो पिलफरेज ऑफ जो सब्सिडी है वो नहीं हो सकता। और इसकी वजह से वी आर सीइंग कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये बना है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लार्जेस्ट डीबीटी ट्रांसफर स्कीम, पहल स्कीम जो है, तो उसका स्केल ऑफ बेनिफिट्स बहुत बड़ा है। यस, ये एक बार बोल दूं मैं, मीडिएशन एक्ट। इसी में देख सकते हो कि किस बिहाफ पे दिया जाता है। तो सोशल इकोनॉमिक कंसेंसस 2011, उसके हिसाब से जो लोग पॉवर्टी के अंदर हैं उनको दिया जाता है। 50 लाख लेडीज हैं, 50 लाख फैमिलीज है जिनको दिया गया उज्ज्वला 1.0 के अंदर। इसके बाद रिहैबिलिटेशन करने का भी इसके अंदर काम होता है, सब्सिडी लीव करने का टिक करने का प्रोविजन होता है। इसके अलावा उज्ज्वला 2.0 है, किन के लिए? ओनली फॉर वुमेन। ठीक। तो यहाँ आईबीसी में मीडिएशन एक्ट जो है एज अ पार्ट ऑफ एडीआर, इसको भी रिफॉर्म्स की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो ऑफिशियली आपको मेथड फॉलो करना पड़ता है, उसकी वजह से एक तो पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा और लिक्विडेशन के मैटर्स ज्यादा देखे गए हैं, सो दैट एंड में लिक्विडेशन ना हो, आप पहले ही उसको मीडिएशन के थ्रू जो भी आपका मतलब इशू है आप उसको रिजॉल्व कर लो, एंड जो भी कंपनी है वी आर एबल टू सेव दैट, वी आर एबल टू रिवाइव एंड रिकवर दैट। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, तो इसको एज एन मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023 लेके आया गया है एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स अंडर आईबीसी 2016। सो क्यों है। मतलब पूछ रहा हूँ कि मतलब क्यों इसको लेके आ गया मीडिएशन एक्ट, मतलब कि आईबीसी तो ऑलरेडी है, तो लिखा हुआ है कि इट इज। आईबीसी के अंडर मीडिएशन एक्ट है कि जो केसेस आते हैं, जो डिस्प्यूट्स के केसेस हैं, बैंकरप्सी के हैं, या बहुत ज्यादा हम बोलते हैं कि कंपनीज इन डेट में चली जाती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उनके पास लिक्विडिटी नहीं है पैसा रिटर्न करने के लिए इवन टू द इन्वेस्टर्स, या जो उनके डेट ऑब्लिगेशंस हैं, तो जो अभी कन्वेंशनल मेथड है आईबीसी के अंडर की, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाती है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, तो उस वो रहेगा, बट एज अ सेकंड ऑप्शन आपके पास मीडिएशन भी है। ठीक है, इसके अंडर में है ठीक। हाँ। अब इसमें बोलता है कि इंडिया स्टैंड और डेटा ट्रांसफर एट डब्ल्यूटीओ स्पूक्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जायंट। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की बात करते हैं, डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं, इंडिया बात करते हैं कि एक तरह से सॉवरेंटी की बात करते हैं कि डेटा सॉवरेंटी होना चाहिए बाकी सब में, तो हो सकता है कि इम्पैक्ट करे ड्यूटीज ऑफ डेटा ट्रांसफर, जो ऑलरेडी था कि नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी कंसेंसस था पहले से 1998 से कि दे शुड बी मोरेटोरियम ऑन द ड्यूटी ऑफ द डेटा ट्रांसफर, कोई ड्यूटी लगना नहीं चाहिए। क्यों? तभी जाकर के जो टेलीकॉम्युनिकेशन सेक्टर है, बाकी जो डिजिटल सेक्टर है वो बढ़ सकता है, क्योंकि पता लगता नहीं ना कहाँ से डेटा कलेक्शन हो रहा है, कहाँ से सोर्सेस क्या है, कैसे लगा है, वो पता चलता नहीं इसलिए। लेकिन बाकी जो कंट्रीज है वो बोलते हैं कि
जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, उनकी डेवलपिंग कंट्री हाईली पॉपुलस है, तो बोलते हैं कि मेरा डेटा यूज हो रहा है, तो डेटा के पर टैक्स लगना चाहिए, कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए। लेकिन यूरोपियन और यूएस बोलते हैं कि नहीं, नहीं लगना चाहिए। मोरेटोरियम मतलब बैन ऑन द प्रोहिबिशन ऑन द ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, तभी जाकर दुनिया भर में जो 5G रेवोल्यूशन है, 4th जनरेशन है IR का, वो बढ़ सकता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। एनवीज प्रॉपर्टी इंडिया में डिफाइन है, एग्जैक्ट एक्ट अगर बताओ तो प्रवेश 58 है कि 68 है, 90, तो उसमें चाइना आते हैं और पाकिस्तान। 1968 है, 1968। एनवीज प्रॉपर्टी एक्ट 1968, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। चाइना को अमेंड करके लाया गया था, उसमें ऐड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में। तो सेंटर इज नॉट ओनर ऑफ एनवी प्रॉपर्टी, वो कस्टोडियन है, वो रख सकते हैं अपने पास। उसमें ऐसा नहीं कि वो जा करके उस पर प्रॉफिट करे, उसको बेच दे, मोनेटाइज कर दे। तो इस पे वही बात है, प्रॉफिट जनरेटिंग पर्पज से नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज And इसमें भी जो एक्ट पास हुआ था 1968 में, इट वाज जो मेन रीजन था, इट वाज आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। तो जो भी प्रॉपर्टीज पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में ओन करते थे, वो सारी एनिमी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी गई। तो ओनरशिप इज पास टू द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। फिर लिखा हुआ है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द ओनर टू एनी प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू कस्टोडियन। इसलिए आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते। एनी प्रॉपर्टी को कस्टोडियन मतलब ये नहीं होता है कि अब ओनरशिप ले लिया आप। तो और दे कैन नॉट और क्लेम। ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई की जाती है टू द ट्रांसफर्स दैट हैव अकर्ड इवन बिफोर एंड आफ्टर 1968, क्योंकि 1968 में एक्ट आई, तो उससे पहले भी जो ट्रांसफर्स हुए हैं उस पर भी एप्लीकेबल रहेगी एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड। एंड इसमें कोई भी सिविल कोर्ट्स इन इश्यूज को एंटरटेन नहीं कर सकते। ठीक है। इंडिया विल नॉट रश इनटू साइनिंग फ्री ट्रेड डील्स। एफटीए साइन नहीं होगा बिटवीन EU, उनको बोला जाएगा कि देखो कार्बन टैक्स है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि देयर शुड बी अ सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया EU के बीच में रश नहीं होगा, चाहे वो ये ओमन के साथ साइन हुआ हाल फिलहाल में, सीपा ओमन के साथ हुआ था। जापान के साथ FTA है, एक्टा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, UK के साथ साउथ कोरिया के साथ भी FTA है। क्या हुआ? साउथ कोरिया के साथ भी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये तो UK के साथ बात हो रहा है अभी, EU से बात है, तो कॉम्प्लिकेशन और मैटर बहुत बढ़ चुका है, इसलिए रश में नहीं है। हर एक चीज में बात होगा, नेगोशिएशन होगा, फिर डील के। अब कैसे पता लगे कि जो बोरोर है लोन्स का वो जेन्युइन है, वो यहां से भी बोरो कर रहे हैं, दूसरे बैंक से भी बोरो कर रहे हैं, तो बैंकिंग के बीच में देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन, देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन, कि मेरे से उठाए तो पैसा वापस दिए, या मेरे से उठाए क्या मनी रिफंड किए, पता चलता नहीं है। फॉर दैट देयर शुड बी यूनिफाइड पोर्टल PSB के लिए, वेयर द लार्ज बोरोअर और जो NPA होते हैं इनके नाम रहेगा, सब चीज ऑटोमेटिक सर्च पोर्टल इसको बोलते हो। यू कैन राइट ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल, इट इज अ platform, unified portal of the PSB to coordinate with each other regarding the names and details of the borrowers, और उनका क्या NPA है, उसे क्या पता लग जाएगा कि जो भी NPA है उसके हिसाब से लोन मिल जाएगा। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में NPA वैल्यू कम हो जाए, और एक तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन द बैंक्स, तो लार्ज बैंक फ्रॉड भी कम हो सकता है। अच्छा एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में यूनिफाइड पोर्टल, ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल एग्जाम्पल। WTO मिनिस्ट्री के बाद जब बात करते हैं तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वे डिस्कस, उस पर क्वेश्चन होता है कि मेंबर नहीं है वहां पर, टाइमली नहीं होता है, वेस्टर्न बायस है उसमें। नेगोशिएटिंग फंक्शन का जब बात करते हैं तो फिर नेगोशिएशन बहुत सालों साल लगता है, कोई एक तरह से इनकंसिस्टेंट है WTO ऑब्लिगेशन, क्योंकि चाइना अपने हिसाब से बना रहा है प्लूरी लैटरल ट्रीटीज, बाकी साइन करता है, बाकी समय भी टाइम लगता है ओवरऑल। एग्रीकल्चर की बात करते हैं वही पीस ट्रीटी, पीस क्लॉज, और बाकी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, इस पर बात होता है।
फिशरी की बात करें, इंडिया टॉक्स अबाउट फिशरी सब्सिडी, वेयर एज डेवलप्ड कंट्रीज टॉक अबाउट कि फिशरी सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए। इंडिया बोलता है कि स्मॉल फिशरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिग्निटी, उनका ह्यूमन राइट्स, उनका रेगुलेशन प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और अल्टीमेटली जो दुनिया भर में फिशरी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्मॉल फिशरमैन, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव फिशरी। तो पुअर फिशरी को मत क्वेश्चन करिए, उनका लाइवलीहुड पर क्वेश्चन मत करिए, उनके कारण प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलते हैं इंडिया। स्पेशल एंड डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल फॉर एंड डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट, इस पर काम होना चाहिए, इसलिए इंडिया बात करते हैं फिशरी में सब्सिडी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में क्यों बात होता है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, लॉज और लीगल जो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बोलते हैं डेटा सॉवरेनिटी, डेटा लोकलाइजेशन, यहीं पर डेटा स्टोर करिए, यहीं पर करिए। यूएस और यू बोलते हैं कि हर जगह होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए, तभी जाकर के जो 4G 5G बाकी हो सकता है। फ्री ट्रेड इशू डिस्कस, तो ये इतना हाईलाइट है डिफरेंट एरियाज में WTO में। Center amends surrogacy law rules, allows couple to use donor gametes। सरोगेसी में आ चुका, डोनर गेमेट यूज कर सकते हैं इंटेंडिंग कपल, जैसे वी हैव टेकन अप दिस। Divorcee can undergoing surrogacy must use self egg at donor sperm to avail surrogacy procedure। Will surrogacy by a single woman affect child legitimacy? Four ways of birth, फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है कि बर्थ ऑफ चाइल्ड, नेचुरल बर्थ, ART, अडॉप्शन, सरोगेसी, उसी में नहीं। इट इज ऑन हर ओन बॉडी, इट इज नॉट यूजिंग समवन एल्स बॉडी, तो वो कैसे होगा, लेजिटिमेसी तो रहेगी। वी हैव डिस्कस दिस वन। वेस्ट पुशिंग रशिया चाइना क्लोजर, बोले कि द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इज रशिया चाइना अलायंस। इसलिए इंडिया हमेशा बात करता है मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया बात करता है अलाइनिंग विद रशिया ऑल्सो, चाइना ऑल्सो एंड US ऑल्सो, टू काउंटर द चाइनीज एस्पिरेशन इन द एशियन कंट्रीज। और जो स्टैंड रहा है यू का, रशिया US का, विद रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ नाटो इनटू द रशियन स्फीयर एंड ओवर यूज ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट द रशिया यूजिंग स्विफ्ट, स्विफ्ट हो गया या ऑयल सैंक्शन हो गया या फिर उनके बिलियंस ऊपर सैंक्शन हो गया, तो इट इज पुशिंग रशिया टुवर्ड्स द चाइना। अब क्यों होता है प्रॉब्लम, क्योंकि रशिया हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स वेल्थ, राइट फ्रॉम सेमीकंडक्टर, प्लैटिनम, गोल्ड, कोल, क्रूड ऑयल, गैसेस एक्सेट्रा। और देखा जाता है कि जो चाइना है उनके पास पॉपुलेशन, उनके पास IPR, उनके पास टेक एक्सपर्टीज है, दोनों अगर आपस में मिल जाएंगे तो रॉ मटेरियल, मिनरल्स प्लस चाइना का एक्सपर्टीज, पेपर, रिसर्च, फिफ्थ जनरेशन में IPR में सबसे ज्यादा है, US से भी ज्यादा है, तो ग्रेटेस्ट पावर बन सकते हैं। इसलिए इंडिया बात करता है कि ऑलवेज टॉक अबाउट राइट फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड, हमेशा से ऐसी रहा इंडिया का स्ट्रैटेजिक थ्रेट, ब्रिटिश पीरियड के समय में भी, 1947 में समय में भी, और अभी में भी। काइंडली शेयर द नेक्स्ट लिंक।